हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एविएशन सीकर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने 30 डेज एविएशन नॉलेज सीरीज स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया है कि अपने जो आने वाले कैंडिडेट्स है, जो भी लोग हैं, उनको एविएशन सेक्टर के बारे में पता चले। उनके एविएशन सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज है, वो उसके अंदर कैसे करियर कर सकते, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, ये सारी चीजें ये 30 डेज में आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं डे सेकंड ऑफ 30 डेज एविएशन नॉलेज सीरीज। तो ये एविएशन सीरीज में हम लोग बात करने वाले एयरलाइंस के बारे में। ठीक है, हमने कल भी देखा, कल हमने जो वीडियो देखा था उसमें हमने सीखा था कि एक्चुअल में एविएशन सेक्टर क्या है, एविएशन सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती है, ये सारी चीजें हमने कल डिस्क्राइब की थी। हमने उसके बारे में पूरा मतलब डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज एक पार्ट एयरलाइंस। एयरलाइंस इज अ मेजर बैकबोन ऑफ एविएशन सेक्टर गाइज। एयरलाइंस इज अ मेजर बैकबोन ऑफ एविएशन सेक्टर। तो ये एक्चुअल में एविएशन में एयरलाइंस क्या काम करती है, क्या होती है एयरलाइंस, उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट काम करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पोस्ट होते हैं जिसके अंदर हम लोग करियर कर सकते हैं, और एक्चुअल में कंपनीज होती क्या है, कौन कौन सी कंपनीज और एयरलाइंस इंडिया में काम करती है, इंडिया के बाहर कौन कौन सी कंपनीज काम करती है, ये सारी चीजें हम लोग एविएशन सीरीज में आज के एपिसोड में हम लोग कवर करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहली बात आते हैं एयरलाइंस। एक्चुअल में एयरलाइंस क्या है। ओके, कल हमने डिस्कस किया था कि भाई एविएशन सेक्टर में जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो एयरक्राफ्ट तो बनाती है। ठीक है, वो एयरक्राफ्ट बनाती है, लेकिन उसके बाद वो बनाया हुआ विमान उसका यूज कौन करती है, उससे पैसा कैसे जनरेट होता है, वो किस टाइप के लिए यूज हो रहा है, उसके हिसाब से कुछ उसके ऐसे सेग्रीगेशन किए गए। तो एयरलाइंस क्या करती है, एयरलाइंस यूज करती है, वो विमान का यूज करके करती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा जनरेट करने के लिए। तो वो किस प्रकार से यूज करती है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो एयरलाइंस की डेफिनेशन हम लोग कैसे बोल सकते हैं, एनी कंपनी ओके हु यूज द एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो। okay for transportation of passengers and cargo from one place to another place, from one city to another city। okay, ये समझ में आया। एनी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी हो जो विमान का फ्लाइट का यूज करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो और उससे रेवेन्यू जनरेट करती है, तो वो एयरलाइन कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से कुछ उसके टाइप्स गिरते हैं। ठीक है, अगर मान लो कुछ छोटे छोटे टाइप्स से हम लोग टोटली हम लोग पूरा इसमें डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, पहले पूरा इसको समझ लेते। एनी कंपनी हु यूज एयरक्राफ्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो एंड मेकिंग रेवेन्यू, ओके, मेकिंग अ मनी, ओके, फॉर ट्रांसपोर्टिंग by transporting the passengers and cargo from one place to another place, from one city to another city। तो ऐसे कंपनीज है। अगर छोटी कंपनी है मुंबई में, अगर सपोज इंडिया की बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज है, एयरलाइंस है इंडिया में। ओके, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया में कौन कौन से नेशनल कैरियर है, एयर इंडिया। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है इंडिगो, ये भी इंडियन कंपनी है। ओके, तो ये कैसे स्टार्ट हुई है, उसके बाद ये कैसे प्रोग्रेस हुई, और एशिया की नंबर 1 कंपनी इंडिगो कैसे बनी, इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। एक बहुत अच्छी कहानी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत इंस्पायर होंगे इंडिगो की कहानी सुन के। ठीक है, इंडिगो है अपना लोवेस्ट बजट कैरियर है, स्पाइसजेट है, उसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस है, आकाश एयरलाइन, यंगेस्ट एयरलाइन इन इंडिया कौन सी है, आकाश एयरलाइन। उसके बाद स्टार एयर है, और अभी तक फ्लाई 91 भी एक एयरलाइंस है। और उसके बाद अभी आने वाले 3 कंपनियां अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है गाइज। ओके, शंख एयर, अलिंद एयर्स एंड एयर केरला, ये तीनों रीजनल एयरलाइंस है। ये तीनों एयरलाइंस अभी अक्टूबर 2025 में लॉन्च होने वाली है, ये ऐसी खबर है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कंपनीज है, तो उसके ऊपर ये सारी कंपनीज है, तो एक कंपनी का मतलब मार्केट कैप कितना है इसके ऊपर, और कौन कौन से डेस्टिनेशन पे जाती है उसके ऊपर उनके कुछ टाइप्स पड़ते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप्स आता है रीजनल एयरलाइन। रीजनल मतलब ये नाम में ही रीजन,
भाई एक रीजन से दूसरे रीजन में जाती है, ठीक है, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाती है, लेकिन इंडिया के बाहर जा रही है क्या? नहीं। हम लोग उसको डोमेस्टिक एयरलाइन भी बोल सकते हैं, रीजनल एयरलाइन और डोमेस्टिक एयरलाइंस। ओके, वैसे तो डोमेस्टिक एयरलाइंस, एयर इंडिया आल्सो डोमेस्टिक एयरलाइंस, लेकिन अगर प्रॉपरली बोले तो जो भी रीजनल एयरलाइन है वो सारी डोमेस्टिक एयरलाइंस है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर ही फ्लाई होती है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर ही फ्लाई होती है। समझ में आया? ओ नहीं समझा? ओके, फिर भी बताता हूँ, ठीक है। अपने बहुत सारी कंपनीज है, ओके, एयरलाइंस है, ने जैसे नाम भी बोला। तो जो एयरलाइंस है वो कौन सी सिटी से कौन सी सिटी में ट्रैवल कर रही है, ओके, उनका फ्लाइट कौन से सिटी से कौन से सिटी में जा रहा है और वो कितना दूरी तक जाता है, वो एक कौन से रीजन में जाता है, उसके ऊपर उसका ये पड़ता है, ग्रुप पड़ता है, उसको बोलते हैं रीजनल एयरलाइन, ठीक है। अगर रीजनल एयरलाइन का सबसे बेस्ट एग्जांपल ले तो स्टार एयर इज अ रीजनल एयरलाइन, क्योंकि ये छोटी एयरलाइन है, वो एयरलाइन इंडिया के बाहर अभी तक तो ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस। ओके, इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह पे ऑल ओवर ऑल ओवर इंडिया ये लोग पैन इंडिया ये ट्रैवल करती है, जैसे कि इंडिगो हो गया। इंडिगो के सबसे ज़्यादा सेक्टर है गाइस, इंडिगो। अरे भाई, जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ पे इंडिगो गया नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इंडिगो हर एक जगह पे जाता है, इंडिगो बहुत मतलब मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है हर जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। इंडिगो जाती है। उसके बाद एयर इंडिया डोमेस्टिक एयरलाइंस है, ठीक है। डोमेस्टिक एयरलाइंस क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एयरलाइंस जो विद इन इंडिया फ्लाई करते हैं उनको डोमेस्टिक एयरलाइन बोलते हैं, ठीक है। अपने देश के अंदर मुंबई से गए दिल्ली, ओके, दिल्ली से गोवा, गोवा से बैंगलोर, बैंगलोर से कर्नाटक, बैंगलोर से अब सपोज हम लोग बोल सकते हैं कि चेन्नई, या चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से लखनऊ, ये विद इन अ कंट्री फ्लाई कर रहे हैं तो डोमेस्टिक। अगर यही कंपनी एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइसजेट है, ये इंटरनेशनल एयरलाइंस भी हो सकते हैं, ओके। ये इंटरनेशनल एयरलाइंस भी है, क्यों है? कि भाई ये इंडिया के बाहर भी फ्लाई करती है। जैसे कि अभी सपोज इंडिगो के हर एक फ्लाइट है इंडिया के बाहर जाती है, ये एयर इंडिया की फ्लाइट है इंडिया के बाहर जाती है, स्पाइसजेट है इंडिया के बाहर जा रहे, अकासा भी अभी इंटरनेशनल मार्केट में जंप कर गया, अकासा की फ्लाइट भी अभी डोमेस्टिक छोड़ के अभी इंटरनेशनल मार्केट में आ गई है। तो ये सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गए, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज दीज आर नेशनल एयरलाइंस we call them as a domestic, okay, but as they are flying for international destination we call them also international airlines, we can call them, okay। समझ में आया बात? समझ में आया? ओके, तो बहुत सारी एयरलाइंस है, ओके। तो एक एयरलाइंस बस कैरी करना, एक एयरलाइंस के अंदर कुछ सीटिंग्स रहते हैं, ओके, कुछ सीटिंग्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई क्या बोल सकते हैं इसमें, कुछ ऐसे सिगरेट, अगर ये मानो एक एयरक्राफ्ट है, ओके, ये फ्लाइट है, तो उसको क्या किया रहता है, उसका कुछ ए पार्ट बिजनेस क्लास के लिए, ए प्रीमियम इकोनॉमी, उसके बाद इकोनॉमी, ऐसा सेग्रीगेट किया रहता है, ठीक है। अगर समझ लो मेरा साइज किसी के ऊपर जा रहा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अभी सपोज मेरी जैसे एक कोई पैसेंजर है, उसकी साइज मेरे से डबल है, ओके, उसकी साइज मेरे से डबल है, ओके, तो उसको बैठने के लिए छोटे छोटे सीट कंफर्टेबल हो गया क्या? नहीं, तो वो क्या करेगा? बड़ा सीट देखेगा। बड़ा सीट का ऑब्वियसली उसका प्राइस भी ज़्यादा रहेगा, तो उसको वो सीट क्या करेगा? कौन से सीट परचेस करेगा? बिजनेस क्लास की, और बिजनेस क्लास का फेयर ज़्यादा रहता है इकोनॉमी से, नियर अबाउट डबल से ट्रिबल उसका फेयर रहता है। अगर सपोज मान लो आपको मुंबई से दिल्ली जाना है और उस फ्लाइट का टिकट इकोनॉमी का 4,000 है, तो वही टिकट बिजनेस क्लास का 10,000 तक रहेगा मिनिमम, ओके, मिनिमम 10,000 तक उसका टिकट रहेगा, ओके। ये एज पर कंफर्टेबल, एज पर पैसेंजर्स कन्वीनियंस ये उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन इकोनॉमी सीटिंग है वो इंडिया में स्पाइसजेट हो गया, ओके, इंडिगो हो गया, अकासा, ये सारे इकोनॉमी सीटिंग्स देते हैं। बिजनेस क्लास का अभी तक तो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, ओके। और बात करते हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस की, ओके। तो इंटरनेशनल एयरलाइंस भी बहुत सारी इंडिया में आते हैं। तो अगर कुछ हम लोग इंटरनेशनल एयरलाइंस के एज अ नेम उनको एग्जांपल ले, तो सबसे प्यारी एयरलाइंस है ब्रिटिश एयरवेज, ओके। उसके बाद है एमिरेट्स एयरवेज, बहुत अच्छी एयरलाइंस है एमिरेट्स एयरवेज।
अगर एमिरेट्स में आपका करियर स्टार्ट हो गया है तो भाई चांदी ही चांदी। ओके, उसके बाद होगा एमिरेट्स है, एमिरेट्स के बाद इतिहाद एयरवेज है, उसके बाद वर्जिन अटलांटिक एयरवेज है, उसके बाद कतार एयरलाइंस है, बहुत अच्छी एयरलाइंस है ये भी। टर्किश एयरलाइंस है। टर्किश एयरलाइन, आपको पता है, आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी के एयरलाइन के फ्लाइट एक दिन में उड़ते हैं तो किसके उड़ते हैं? टर्किश एयरलाइन के। ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं जहाँ पे टर्किश एयरलाइन जाता नहीं है गाइस, हर एक जगह पे टर्किश एयरलाइन जाता है। ओके, इवन रेड लिस्ट कंट्रीज में भी टर्किश एयरलाइन हैप्पीली जाता है। ओके, टर्किश एयरलाइन रेड लिस्ट कंट्रीज में भी जाता है। ठीक है, पूरे दिन में अगर कोई एयरलाइन के सबसे ज़्यादा फ्लाइट उड़ते हैं तो वो है टर्किश एयरलाइन के। तो ये सारे छोटे छोटे एग्जांपल हो गए एयरलाइंस के। अभी बात करते हैं कि एक एयरलाइंस में, अब सपोज मेरा एक एयरलाइंस है। ओके, सपोज हम लोग बात करते हैं XYZ प्रशांत प्रशांत एयरलाइन। तो एयरलाइन के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हो गए? ओके, कहाँ पे हम लोग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट से हम लोग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, उसके ऊपर हम लोग डिटेल से वीडियो बनाएंगे गाइज। लेकिन एक टिपिकल एयरलाइन के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा नॉर्मल एक ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले आता है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ग्राउंड स्टाफ। ठीक है, तो ग्राउंड स्टाफ के अंदर क्या क्या आएगा? ग्राउंड स्टाफ के अंदर आएगा कस्टमर सर्विस वाले आएंगे ग्राउंड स्टाफ में। उसके बाद आएंगे सिक्योरिटी वाले आएंगे। उसके बाद आएंगे रैंप वाले। ओके, उसके बाद कार्गो जो कार्गो सेक्शन रहता है, उसके बाद उसके अंदर जो स्टाफ आएगा वो भी इसमें आएगा। और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। ओके, AME हमने कल वाले वीडियो में भी देखा था, कल वाले सीरीज में भी देखा था। AME also पार्ट ऑफ एविएशन सेक्टर। तो AME इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्राउंड स्टाफ। ओके, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड काम करते हैं इसलिए हम लोग उनको ग्राउंड स्टाफ बोलते हैं। उसके बाद पैरामेडिक्स, मेडिकल डिपार्टमेंट भी रहता है। उसके बाद HR रहते हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे फाइनेंस से बहुत बहुत डिपार्टमेंट रहते हैं। लेकिन लेकिन हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, एज एयरपोर्ट हम लोग कंसिडर करें तो एज ए एयरपोर्ट पे आपको मेडिकल डिपार्टमेंट दिखेगा एक टिपिकल एयरलाइन में। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिखेगा, उसके बाद कस्टमर सर्विस वाला दिखेगा, उसके बाद रैम्प सर्विस वाला दिखेगा, उसके बाद सिक्योरिटी वाला दिखेगा, उसके बाद एक कैटरिंग डिपार्टमेंट भी रहता है कि फ्लाइट के अंदर कौन कितना खाना जा रहा है, कितना खाना भेजना है, किस टाइप का खाना भेजना है, कहाँ से हम लोग बार्गेनिंग करके अच्छे से अच्छा खाना हम लोग परचेस करके पैसेंजर को सर्विस प्रोवाइड करें। इसके ऊपर भी एक कस्टमर कैटरिंग डिपार्टमेंट रहता है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट यहाँ पे रहता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो फ्लाइट क्रू कौन रहता है? कैप्टन। ओके, कैप्टन रहता है। फ्लाइट क्रू, कैप्टन और पायलट को फ्लाइट क्रू बोलते हैं। कैबिन क्रू इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लाइट क्रू। ओके गाइज, फ्लाइट क्रू उनको हम लोग कॉकपिट क्रू भी बोलते हैं क्योंकि वो कॉकपिट के अंदर बोलते हैं। कैबिन क्रू क्या रहता है? जो विमान का पार्ट रहता है ऊपर वाला, जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं ऊपर वाले हिस्से में, उसको बोलते हैं कैबिन। और वो कैबिन में जो पैसेंजर को सर्विस करते हैं उनके ऑन फ्लाइट जर्नी में, इन फ्लाइट जर्नी में, या फिर ऑनबोर्ड सर्विसेज जो देती है, जैसे पैसेंजर को असिस्ट करना, पैसेंजर को कुछ अगर मील प्रोवाइड करना, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस पैसेंजर को सेफली लैंड कराना नहीं, सेफली उनको, मतलब क्या बोल सकते हैं, उनको जर्नी कंप्लीट कर लेना एक काम रहता है एक कैबिन क्रू का। और कैबिन क्रू का गाइज कभी भी कैबिन क्रू को कम नहीं समझना। एक कैबिन क्रू को के गन्स चलाने से लेकर किसी औरत की फीमेल की प्रेगनेंसी कराने की तक की ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, कैबिन क्रू गन भी चला सकती है और किसी फीमेल की प्रेगनेंसी भी ऑन बोर्ड कर सकती है। तो कैबिन क्रू को कभी कम नहीं समझना और कभी ऐसी कमेंट नहीं मारना। मैंने आजकल बहुत देखता हूँ, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता रहता है कि लोग बोलते हैं कि भाई कैबिन क्रू रहती है ऑन बोर्ड इन पैसेंजर और इन फ्लाइट में पैसेंजर को अगर कोई खाना प्रोवाइड करती है तो पैसेंजर्स कमेंट करते हैं यही काम करने में घर पे शर्म आती है। लेकिन ऐसा मत बोलना गाइस, कभी भी नहीं बोलना, क्योंकि वो क्या, एक कैबिन क्रू चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ओके, और हर एक इमरजेंसी के लिए डील करने के लिए वो कैपेबल रहता है, इसलिए उनका कभी मजाक नहीं उड़ाना। ठीक है,
तो कैप्टन भी रहता है, कैबिन क्रू रहता है, उसके बाद मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें तो आ ही गई। ठीक है, तो हम लोग इसमें इसके अंदर करियर कैसे स्टार्ट करें, एयरलाइंस के अंदर हम लोग करियर कैसे स्टार्ट करें। तो बेसिकली गाइस एयरलाइंस में ना, अगर ग्राउंड स्टाफ की बात करें तो ग्राउंड स्टाफ में एज ए 12th बेसिस पे भी हायरिंग होती है, ग्रेजुएशन भी मैंडेटरी रहता है। ओके, उसके बाद एएमए की बात करें, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए तो आपको एक इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए रहती है, एयरक्राफ्ट इंजीनियर की। तो उसके बाद पायलट बनना है तो भाई वो उसका ट्रेनिंग अलग से रहता है, उसके ऊपर भी हम लोग पूरा वीडियो बनाएंगे सिस्टमेटिक, ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद कैबिन क्रू, तो ये सबसे इजी और सबसे थोड़ा हार्ड है गाइस। ओके, इजी है, सबसे हार्ड है। और कैबिन क्रू बहुत सारे लड़कियों का सपना रहता है कि भाई कैबिन क्रू बने और क्या बने। क्यों, तो कैबिन क्रू क्या है गाइस, कैबिन क्रू का सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, 12th बेसिस पे। कैबिन क्रू का सिलेक्शन होता है 12th बेसिस पे। आपको इसके लिए बस 12th पास चाहिए, आपके पास पासपोर्ट चाहिए, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत फ्लुएंस चाहिए, फ्लुएंटली चाहिए। और कमांड, उसकी इंग्लिश के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, आपकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड अच्छा रहना चाहिए। इसीलिए आपको वो सारा मतलब क्या बोलते हैं, सारी तैयारी अगर आपने 10वीं 1-2 साल पहले कर दी तो आप विद इन 1 और 2 इंटरव्यू, विद इन 4-6 मंथ, विद इन 1 ईयर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ट्रस्ट में गाइज, कैबिन क्रू की जितनी हायरिंग आती है हर एक महीने में, हर 15 दिन में कैबिन क्रू की हायरिंग आती है, हर एक महीने में आपको एक एक चांस मिलता है इंटरव्यू देने का। अगर एक भी इंटरव्यू में आप सिलेक्शन हो गए तो समझ लो आपकी लाइफ के वहाँ पे सोना बन गया, क्योंकि एक कैबिन क्रू को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ऊपर से जहाँ जहाँ फ्लाइट जाता है वहाँ वहाँ घूमने का मौका मिलता है। हर एक क्या बोलते हैं, हर एक डेस्टिनेशन पे आप जाओगे तो वहाँ पे रहने की, कैब की सारी फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है गाइस। और क्या चाहिए कैबिन क्रू को, ऊपर से फ्लाइंग आवर्स का सैलरी अलग से। तो एक कैबिन क्रू 12वीं बेस पे आपको मिनिमम इजीली 70 से 80 हज़ार महीने का कमा लेती है गाइस। ओके, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा एयरलाइंस के रिगार्डिंग कि भाई एयरलाइंस क्या है, उसके अंदर मतलब हम लोग करियर कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे नीचे कैप्शन में नंबर रहेगा, आप मुझे वहाँ पे नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे भी एविएशन में करियर स्टार्ट करना है तो आप मेरी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आप 5,000 में आपको पूरे 1 महीने का कोर्स मिलेगा। और रही बात फास्ट ट्रैक बैच, फास्ट ट्रैक बैच हम लोग 600 रुपये में 7 दिन सिखाते हैं, जहाँ पे हम लोग पूरे इंटरव्यू की तैयारी कर लेते हैं गाइज। ओके, अगर कुछ आपको चाहिए कि भाई अगला वीडियो हम लोग किस टॉपिक पे बनाएं, तो मुझे सजेशन दीजिए, क्या इसमें कमेंट कीजिए। ओके, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे, और सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। तो शेयर कीजिए ये सारा वीडियो, एविएशन नॉलेज सीरीज हर एक दोस्तों को शेयर करें जो अपना करियर 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद एविएशन और एयरलाइंस, एयरपोर्ट सेक्टर में, एयरलाइंस कंपनी में काम अपना करियर बनाना चाहते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो अपना रहेगा एयरपोर्ट के ऊपर। हम लोग देखेंगे कि भाई एक्चुअल में एयरपोर्ट क्या रहता है, एयरपोर्ट के अंदर कौन कौन से फंक्शन चलते हैं, ये सारे वीडियो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।